सलाम। और पहले तो मैं ज़रा माजरत करूँगा, हम लाहौर से कल चले और मैंने आज सुबह लाड़काना जाना था। मेरा लाहौर का एक स्टूडेंट लाड़काना रहता है, सजाद शाह। तो लाहौरियों को वैसे भी रास्तों का ज़्यादा पता नहीं, लाहौर के रास्तों का भी नहीं पता। सिंध के अंदर तो बहुत ही मुश्किल होनी थी। तो हम टाइम का हमें ख्याल नहीं रहा कि कितने फासले का भी नहीं मालूम था, तो ज़रा ताख़ीर हो गई। तो सब साथियों से पहले तो माजरत कि आपने इतने सब्र के साथ यहाँ पे इंतज़ार किया। दूसरा, मैं सदाम वगैरह और बाकी जितने भी साथी हैं यहाँ पे उनका बहुत मशहूर हूँ। इतनी ज़बरदस्त महफिल यहाँ जमाई है। और मैंने तो ये बात की थी कि हम आके चंद साथी जो हैं आपस में ज़रा तबादला ख्याल करें, वो भी करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद बैठ के। लेकिन ये भी एक अच्छा हुआ कि हमें मौका मिल गया कि साथियों से हम अपने तजर्बात को शेयर करें। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं टॉपिक पे करूँगा जो डायरेक्ट टॉपिक है। आप साथियों को सबसे ज़्यादा इल्म है यहाँ पे गुर्बत का, लेकिन ज़्यादा मैं बात जो है वो करना चाह रहा हूँ हालात हाजरा। तो इस वक्त बहरान है पाकिस्तान का, वो है क्या और किस तरह से, खासतौर पे हम पंजाब में किस तरह से आज के बहरान को देख रहे हैं। और कल से मैं सिंध के साथियों से बहुत कुछ सुन रहा हूँ। एक मेरे अपना जाविया जो है बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है अगले 2-4 दिनों में जो हम और फिर रहे हैं एक दो जगहों पे, कल सक्कर हैदराबाद जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कराची जा रहे हैं, तो उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और यही एक ख़ास बात है कि हमारे जो हुक्मरान हैं यहाँ पे वो नहीं चाहते कि आम लोग, आम शहरी आपस में मिलें। वो चाहते हैं नफरतें बरकरार रहें, वो चाहते हैं लोग एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ लेकर जिंदा रहें। और उससे आसानी उनके लिए ये हो जाती है कि जो 1% तबका है ऊपर, वो चाहे किसी भी रंग, नस्ल, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, वो वसाइल पे भी काबिज है और वो आपस में किसी ना किसी लेवल पे यकजा है। कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप डिफेंस चले जाएं, आप बहरिया टाउन चले जाएं, आप किसी भी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी बड़ी में चले जाएं, तो आपको हर रंग और नस्ल, हर कौम, हर मजहब का जो इलीट है वहां पे मिलेगा। जबकि आम आदमियों को, आम लोगों को मुसलसल लड़वाया जा रहा है, मुसलसल नफरतें फैलाई जा रही हैं। और हमारी जो काविश है, ये हुकूक़ खल्क़ मूवमेंट हमने शुरू की लाहौर शहर से और अब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमने काम किया पिछले 1 साल में। आज हम इसका पैगाम लेकर सिंध धरती आए हैं ताकि यहाँ पर भी हम जो हमारा तकलीफ़ों का रिश्ता है, जो हमारा दुखों का रिश्ता है, उसको जोड़ सकें। और आप लोग ये साथी समझें कि पंजाब में हम जिस हद तक भी हो सका वो सिंध का जो कौमी सवाल है, सिंध के जो वसाइल के ऊपर कब्जा है, सिंध के यहाँ जो मिसिंग पर्सन का इशू है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और लाहौर में इंशाल्लाह हम एक मौसर आवाज़ बनकर सामने आएंगे। तो साथी, मैं शुरू करना चाहता हूँ इस बात से कि आजकल का जो हमें नजर आ रहा है महंगाई और हमें बेरोजगारी, और ये कोविड तो अब आया है, कोविड-19, लेकिन कोविड-18 का हम शिकार हैं, बल्कि आप समझिए कोविड-47 से ये चल रहा है। और ये कोविड-47 क्या है? ये चंद एक खानदान, एक छोटा तबका जो एक अमीर मुल्क जिसके बहुत वसाइल हैं उसके ऊपर काबिज है। ये मुल्क गरीब नहीं है। एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं तीसरी दुनिया गरीब नहीं, तीसरी दुनिया में रहने वाले लोग गरीब नहीं। इसका मतलब है कि तीसरी दुनिया के पास वसाइल हर तरह के मौजूद हैं। सोना यहाँ पर, चांदी यहाँ पे, कोयला यहाँ पे, हर तरह का आपको जो कुदरती तरफ से जो वसाइल हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन वो अवाम उन वसाइल पर काबिज नहीं, हाकिम नहीं होने चाहिए। वो वसाइल चंद खानदानों और फिर चंद बड़ी जो आलमी माफिया हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके कब्जे में। और ये किस तरह से चल रहा है मामला? अभी आप देखिए, ये जो IMF ने डील की है, मैं इससे थोड़ी सी बात शुरू करना चाहता हूँ। IMF पिछले 30-40 सालों से हमारे मईशत को चला रहा है।
दो चीजें हमारी मैशत को चलाती हैं, एक जो IMF पैसा दे देती है, दूसरा जो हम किसी ना किसी तरह जंग को ढूंढ लेते हैं, हमारी रियासत की जंग तलाश कर लेती है, कभी अफगानिस्तान में, कभी इंडिया में, कभी कहीं और, जिससे फिर पैसा आना शुरू होता है। यानी कि अंदरूनी तौर पे ये एक मुर्दा रियासत है, मुर्दा माशरा है, मुर्दा मईशत है, जिसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर देता है IMF। अब IMF क्या कहता है कि जी हमसे ले लो $6 बिलियन ले लो। अभी आपको मालूम है, इमरान खान साहब जो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। एक साल के अंदर अंदर मई 2019 में उन्होंने IMF के आगे घुटने टेके और IMF ने कहा हम आपको पैसे देंगे, उसकी चंद शराइत। पहली शर्त ये कि आप पुराना पैसा वापस करो। आप इंडस्ट्री लग रही नहीं, नौकरियां मौजूद नहीं, आप कहां से इतना पैसा लाओगे जो आपने वापस करना है। यहां पे एक नई चीज आती है, सेल्स टैक्स, जो अब हमें महंगाई की सूरत में नजर आता है। महंगाई क्या है? महंगाई यह है कि जो माजी में जितना भी कर्जा लिया है हमारे हुक्मरानों ने, वो अवाम तक पहुंचा तो नहीं, ना मईशत तरक्की की, लेकिन अब कर्जा वापस करना है, बैंक मांग रहे हैं, वॉशिंगटन में बैठे हैं, पैसा वापस दो, अरबों खरबों डॉलर। तो फिर कहां हम ये भी कर सकते हैं कि हम बिजनेसमैन को कहीं टैक्स ज्यादा दो, वो तो टैक्स देते नहीं। हम मलिक रियाज के गिरबान को भी पकड़ सकते हैं कि जितनी तुम्हें एमनेस्टी स्कीमें मिली हैं उसमें से अब कुछ पैसा दो, नहीं हम उसे और एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं, उससे और उस पर टैक्स माफ कर रहे हैं। हम बड़े बड़े जागीरदारों को भी कह सकते हैं कि आप भी अपनी जागीरों में से एक हिस्सा अवाम को दो। और खुदा न खास्ता अगर हमारा दिमाग बहुत खराब हो जाए तो हम जर्नैलों को भी कह सकते हैं कि मिलिट्री का बजट आप कम कर दो। लेकिन ये चीजें, ऐसी बातें करने में तो इंसान जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो फिर हम सीधा सीधा वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इस तरह की गलत बातें, गलत मशवरे हमें ना दें। हम बहुत सीधी सी बात करते हैं कि हम क्यों ना ये पैसा अवाम की जेब से निकालें। उसका एक तरीका ये कि आप हर चीज को महंगा कर दो। उस महंगाई क्या है कि मेरी मेहनत का अब एक बड़ा हिस्सा आलमी मालियाती इदारों को जा रहा है। मैं अगर 1000 रुपया कमा रहा हूं, उसमें से 100 मेरी हुकूमत को जा रहा है, 200 आलमी मालियाती इदारों को जा रहा है। अजान हो रही? सो एक तो हिस्सा आपका बाहर जा रहा है। दूसरा ये कहते हैं कि आप कटौतियां करो, बजट में कटौती करो। किस बजट को काटो? जिस तरह मैंने कहा कि आप ये नहीं वो कह रहे कि आप DHA का बजट काटो, उस पे तो मिसिंग हो सकते हैं। आप ये नहीं सवाल उठा सकते कि बहरिया का बजट जो है वो काट दो, वो सवाल उठाने वाले हैं, उठाया जाए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि क्यों ना हम ये देखें कि बहुत ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, बहुत तालीम बढ़ रही है, जरूरत से ज्यादा पाकिस्तान तालीम याफ्ता हो चुका है, क्यों ना हम तालीमी बजट काटें। 40% पिछले साल तालीमी बजट काटा गया, 40% HEC। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और हमने देखा कि बच्चों की, गरीब बच्चे जो बलूचिस्तान से आए, सिंध से आए, लाहौर में फाटा से बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं। ये वो बच्चे थे जो एक नया मुस्तकबिल तलाश करने आए। कहां से? जंग की हालत से, फाटा से निकल के आप पढ़ने आ रहे हो, आपको वजीफा मिला है, आपने पता नहीं क्या क्या तकालीफ देखी है, आपके वालिदैन ने क्या तकालीफ देखी, उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपकी जिंदगी बन जाए, बेहतर हो जाए। एकदम से हुक्म सादर होता है कि आपका वजीफा खत्म। मेरे ऑफिस में कई स्टूडेंट्स आके रोने लगे कि सर हमने पूरी जिंदगी लगाई थी कि हम कोई बड़ा आदमी बनेंगे, हम कोई अपनी जिंदगी बेहतर करेंगे, आज वो मौका था। और ये शख्स जो ये क्या किया है कि मैं यूथ की पार्टी का लीडर हूं, मैं यूथ के नाम पे, तालीम के नाम पे यहाँ पे पाकिस्तान में तरक्की लेकर आऊंगा। उसने हमारा जो वजीफा पिछली हुकूमतों ने दिया था वो भी हमसे छीन लिया।
ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ है, फीसें बढ़ना शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेजेस का आपको पता नहीं इल्म है कि नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने डबल ट्रिपल कर दी अपनी फीस पिछले साल। यानी मिडिल क्लास के लिए जो तालीम हासिल करना है वो नामुमकिन होना शुरू हो गया पाकिस्तान। इस एक तरफ आम महंगाई, एक तरफ फीस बढ़ रही है तालीम। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो अस्पताल हैं ये तो बहुत आपके सस्ते हैं, इसमें तो लोग जाते हैं मुफ्त में अपना चेकअप करा के आ जाते हैं, इनको आप प्राइवेटाइज करें। अगर आप लोगों ने पता सुना है कि नहीं, एनपीआई एक्ट एक लेकर आ रहा है जिसका मकसद ये है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के आप हवाले करें अस्पताल, उसको फिर वो मुनाफा बख्श करेंगे अस्पताल। यानी जो इंसान की जिंदगी की कदर है, पहले ही हमें मालूम है यहाँ पे ना पानी साफ, ना हवा साफ, ना कोई जिंदगी की कोई कदर, उसके ऊपर आप लोगों को ये कह रहे हो कि अगर आपने कोई अपना नॉर्मल चेकअप भी करवाना है तो वो उसको आपको देना पड़ेगी बहुत बड़ी फीस। यानी आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो। हेल्थ को हाथ लगाने का मतलब है आप डेथ सेंटेंस। लेकिन आईएमएफ को सिर्फ है कि मेरा कर्जा वापस करो, और हमारी हुकूमत को यह है कि बस हम हुकूमत में रहें, चाहे आपका पूरा जो निजाम है तालीम का, सेहत का तबाह हो। यही चीज उन्होंने स्टील मिल के साथ अभी करी। आप लोगों ने सुना स्टील मिल, उनका स्टील मिल में देखें पाकिस्तान में नौकरियां लोगों के पास बहुत है, काम नहीं कर रहे। हालांकि यही स्टील मिल थी जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श थी और बुनियाद थी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी ने ये नहीं सवाल किया कि लूटने वाले स्टील मिल को तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट थे, जर्नैल थे, सियासतदान थे, जिनको आप नौकरियों से निकाल रहे हो, उनके पास तो अपने घर भी नहीं। उन्होंने कहां पे लूटा है स्टील मिल? जो ब्यूरोक्रेट है वो तो आज भी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की इन्होंने निजकारी की, इन्होंने स्टील मिल की निजकारी की और सारे वर्करों को निकाला। ये भी आईएमएफ के कहने पर। सो ये आपको नजर आए कि बेरोजगारी, निजकारी, महंगाई, बजट कटौती, ये मामला चलता रहा पिछले पूरे 1-2 सालों में। अभी जो नई चीज आई वो आई कोविड। जैसा मैंने कहा, कोविड हमारे लिए तो बहुत पुराना है, ये वायरस जो हुक्मरान तबके का है, लेकिन इस वायरस ने हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ा दी। लेकिन अफसोस की बात है कि सारी दुनिया में सरमायादारी निजाम के अंदर और पाकिस्तान में खसूसन जो अमीर तबका है, उसने कोविड को कोई खतरा नहीं समझा, उसने इसको मौका समझा कि हम अपना मुनाफा और बढ़ाएंगे। वो कैसे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम चलाई कि कोई भी अदारा अगर अपने वर्कर को ना निकाले तो हमसे 2 अरब रुपए, 1 से 2 अरब रुपए तक का कर्जा ले सकता है, सिर्फ 2% सूद पर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सूद के बहुत थोड़े सूद पे आप पैसा लेकर आपने वर्कर को दे दो। बड़ी बड़ी कंपनियों ने लिए, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? हमारे कुछ साथी हैं फैसलाबाद में, एक बहुत बड़ी वहां फैक्ट्री है इब्राहिम फाइबर के नाम। ये है एक सरमायादार जिसका नाम है नईम मुख्तार। आप लोगों ने एलाइड बैंक का सुना? ये एलाइड बैंक के मालिक। मार्च में कोविड होता है, अप्रैल में ये अपने 4,500 वर्करों को इब्राहिम फाइबर से निकाल रहा है। कहता है मेरे पास पैसा नहीं, एलाइड बैंक वालों के पास पैसा नहीं। निशात का आप लोगों ने सुना है, टेक्सटाइल, ये है मियां मंशर जो पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी है। वो 7,000 लोग को अप्रैल में निकाल देते हैं अपनी फैक्ट्री से, लाहौर से। कहते हैं मेरे पास पैसा है। मलिक रियाज भी निकाल देते हैं, बेचारे के पास भी पैसा नहीं। आप जहां जहां चले जाएं, जितने बड़े सरमायादार हैं उनके पास कोई पैसा नहीं है। निशात के वर्कर, इब्राहिम फाइबर के वर्कर, वो अपनी जेबों से एक दूसरे की मदद कर रहे थे।
उन गरीब वर्करों के पास पैसा था कि वे एक दूसरे का ख्याल रख लें, लेकिन उन सरमायादारों के पास जिनकी मशीनें, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनकी चमक दमक सारे मजदूरों के खून पसीने की वजह से थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 6 महीने अपने उन वर्करों का ख्याल रखें जो 40-40 साल से उनके पास काम करते। और मजे की बात हमें ये पता चली इब्राहिम फाइबर की कि उन्होंने कर्जा भी ले लिया, स्टेट बैंक से कर्जा लिया कि वर्करों को नहीं निकालेंगे। उस कर्जे से उन्होंने पैसा एलाइड बैंक में लगाया, उन्होंने स्टॉक मार्केट पे लगाया, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों पे लगाया और 7 वर्करों को भी फारिग कर दिया। इस सारे में एक आखिरी बात करूंगा और फिर हम मज़ाहमत की तरफ आएंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अब हमारी हुकूमत को क्या चीज नजर आ रही है, उन्हें समझ आ रहा है फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग तंग हैं। आजकल हर दूसरा नौजवान जो है, हम पहले कहते थे कि जी बेरोजगार हैं, आज के नौजवान कहते हैं हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। हर दूसरा बच्चा जो है वो असल में बेरोजगार है। माँ बाप को उसने कहा है CSS की तैयारी कर रहा हूँ, 3-3 साल 5 साल वो उसका किराया भी माँ बाप भर रहे हैं, खाना भी, बच्चा अफसर बनने वाला है। कितने बच्चों ने अफसर बन जाना, नौकरियां हैं नहीं, बहरान, मुकम्मल एक मईशत के अंदर बहरान। इन्होंने अब क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे, हम सिंध के जजायर पे कब्जा कर लेंगे। आप लोगों ने सुना वो सारा जो मामला बना, हम दुबई बना देंगे, क्योंकि कराची लाहौर को इतना अच्छा बना चुके हैं कि अब इन्हें जजायर को दुबई बना दें। लाड़काना मेरठ सबकी सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई, नए शहर बनाएंगे। लाहौर में बना रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी कह रहे हैं दुबई बनाएंगे। गवादर भी दुबई बनना था, आप लोग शायद याद हैं। तो ये या तो ये दुबई के लोगों को ही हुक्मरान बना देगा, इन्हें इतना पसंद है, या ये हमें बताएं कि सारे चक्कर में आम आवाम को क्या मिल रहा है। अब जजायर जो आप लोगों से छीनने की इन्होंने आप लोगों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजायर छीनने की कोशिश की, उसके पीछे सोच क्या थी? उसके पीछे इनकी सोच ये थी कि हम यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, पूरे दुनिया से लोग को इधर बुलाएंगे और वो यहाँ पे आके शराबें होंगी, सारे लोग अयाशियाँ करेंगे और उससे हमारे जो बड़े लोग जो पैसा लगाएंगे उनको पैसा मिलेगा। कतई नजर इस चीज से कि जो माहिर हैं उनकी जिंदगियां, पहली जिनकी मुश्किल है उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। कतई नजर इससे कि सिंध किसी के बाप का नहीं है, सिंधियों का है। सिंध से पूछने का है, आप किसी भी जमीन पे, सिंध की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। इनका था कि हम इससे पैसा बनाएंगे। मज़ाहमत, ये मैं आप लोग बताऊं, अगर सिंध में ये मज़ाहमत ना होती तो अब तक ये कब्जा कर चुके होते। ये सिंधियों की मज़ाहमत थी जिसने जजायर को बचाया। यही अब इनके सारी प्लानिंग है कि हम इस तरह की बहरिया टाउन, एक तरह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वो क्या मुस्तकबिल है कि एक तरफ बहुत ज्यादा चमक दमक, एक तरफ आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वहां पे उसमें मिस्र की भी चीजें ला के लगा दी हैं, दुबई की भी लगा दी हैं, बड़ा एक अलग ही दुनिया है बहरिया टाउन। लेकिन वो किस जमीन पे बनी है, वो गोटों पे बनी है जहाँ पे किसान और हारी मेहनत करता था, उससे छीन के उसका खून बहा के ये चमक दमक आ जाए। और सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, यही रावी डेवलपमेंट है, यही DHA है, यही सारी हाउसिंग सोसाइटी है। इसे साउथ अफ्रीका में एक लफ्ज था जो गोरे और कालों में फर्क करने की बाकायदा एक प्लानिंग थी, उसे कहते थे अपार्थाइड। गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग। हमारे यहाँ तबकाती बुनियादों पर अपार्थाइड हो। हर शहर जो, हर सोसाइटी जो है उसकी एक दीवार है, उसके वहाँ पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता। जैसे आप अलग मुल्क में घुस रहे हो, वीजा जैसे आपको चाहिए, बताओ किसको जानते हो? इससे ज्यादा तो अभी भी आप तंजानिया चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आप इनमें हाउसिंग सोसाइटीज में घुसने की कोशिश करें बाइक पे तो रोक लेंगे, साबित करना पड़ेगा कि उस काबिल हो के इस सोसाइटी के अंदर आने दिया जाए।
उन लोगों का रहना सहना, उनकी यूनिवर्सिटियां, उनके स्कूल, उनकी मौसीकी, उनका कल्चर, उनकी सोच, उनके दोस्त, हर लिहाज से वो मुख्तलिफ, हर लिहाज से वो एक अलग दुनिया है। हमारे जानने वाले हैं, मैं अगर एजुकेशन के बारे में बात करें, जानने वाले हैं जो कि